पहले क्या हाल है आपका? बिल्कुल खैरियत है? एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी? आप बड़े खुशकिस्मत हैं। मैं भी हूं। इस दुनिया में बहुत कम तादाद लोगों की रह गई है जो एक्चुअली जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। इतनी बड़ी डिवाइड है इस वक्त गुर्बत और भारत में कि एंजॉयमेंट तो बहुत दूर की बात है, लोगों को बेसिक नीड्स नहीं मिल रही। तो इसलिए आप सब जो है, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप, मेरा ख्याल है कि जो दुनिया में चेंज आने वाला है, जो इनकलाबात की सूरत में आएगा, आप उसका हरावत दस्ता होंगे आप सब। क्योंकि आप लोग जो हैं अब प्रिविलेज हैं, आप लोगों को हर किस्म की नेमत मैसर है, आप लोग पढ़ लिख सकते हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, आप लोग पढ़ लिख के बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब्स कर सकते हैं जाके, ये सब कुछ आपकी किस्मत में है। लेकिन हमारे मुल्क में और इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत बुरी हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा यहाँ जो आना है आज, ये पहली दफा ये हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे खुद नहीं बुलाया, मैंने यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ बुलाया है। I was scheduled to come here for a workers show। हम आर्ट्स काउंसिल में कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये पाकिस्तान की, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतने ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने कहा इस मौके का फायदा उठाएं और आप लोगों से कोई बहुत ऊंचा कर दिया मेरा माइक स्टैंड। रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग पे तो आपने स्टैंड ऊपर कर दिया सर, क्या किया? ये स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी डिग्री ली थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिटी लाहौर से। मुझे पता चला है कि बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में भी एक इंजीनियरिंग का एक फैकल्टी है। तो मेरी तो आपसे एक ये भी निस्बत बन गई कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में से कहाँ बैठे हैं? अच्छा, आपके साथ तो मेरी इंजीनियरिंग की निस्बत है, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ मेरी इससे ज्यादा बड़ी निस्बत है। सबसे पहले हम सबका इंसान होना, उसके बाद हम एक इलाके में रहते हैं जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, और हम सब पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान के क़याम, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए हम सब इकट्ठे कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बहुत ही बेसिक बात करना चाहूंगा आपसे। आपको पता है दुनिया में क्या ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हुई आज तक? नहीं हो सकता। बहुत आला। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है जिसको बलोचिस्तान कहते हैं। मैंने तो बलोच भी बैठे हैं, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है भी ये। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैंने जितने भी इलाकों में मैं गया हूँ और मैंने बातचीत वहाँ की है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली वाइब्रेंट और इंटरैक्टिव जो मैंने लोगों को देखा और कॉन्शियस देखा है वो मैंने बलोचिस्तान में देखा है। लेकिन बलोचिस्तान के बाद मैंने दूसरे नंबर पे सदर्न पंजाब में देखा है। अरे मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, और मैं समझता हूं कि उसकी बहुत सारी वजह भी हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निगलेक्टेड एरिया, इलाका कौन सा है?
तो वहां पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी आपको नजर आएगी हायर लेवल पे। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला सूबा कौन सा है? और पंजाब का सबसे नेग्लेक्टेड एरिया कौन सा है? तो आप कड़ियां मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो डेप्रीवेशन होती है वो इंसानों के अंदर शऊर लेके आती है ज्यादा। कहते हैं ना, बिल्ली को भी कोने में आप धकेलते जाएं तो आखिरकार पंजा मारती है। तो अब वो वक्त आ रहा है कि हम सब लोग पंजा मारने पे मजबूर किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और मुझे यकीन है कि ये जो इस तरह का अगर कोई मामला हुआ पाकिस्तान में तो ये बहुत एक बुरी चीज होगी। अगर ये पहले इस मुल्क में टेररिज्म है, पहले इस मुल्क में एक अजीब किस्म की गवर्नमेंट है, जो स्टेट है जो मुहाफिज नहीं है लोगों की जान की, माल की। और अगर लोग निकल आए और उन्होंने खाना जंगी वालों का मामला किया तो आपको पता ही है कि डिसइंटीग्रेशन हर किस्म की होगी, इलाके की भी होगी, मॉरल्स की भी होगी, एथिक्स की भी होगी। मैं सिर्फ एक बात, जो बेसिक बात है वो करना चाह रहा हूँ आज, वो ये है कि मैंने आपसे पूछा वो कौन सी चीज है जो आज तक इंसानी तारीख में हमेशा इंसानी समाजों में, इंसानी निजामों में रही है। वो क्या चीज है जो आज तक रही है? देखिए, मैं बहुत सी चीजें कह सकता हूँ, जुल्म, अदल, नाइंसाफी, बेहतरी, बुराई, अच्छाई, बिगाड़, ये सब कुछ मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये सब चीजें जो है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव सी हैं देखा जाए तो। असल चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इस दुनिया में आज तक रही है, वो तबकाती निजाम है, क्लास सिस्टम। क्या आपको अपने इर्द गिर्द तबकाती निजाम नजर आता है? क्या आप उससे खुश हैं? क्या आपको लगता है कि हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम रोजी कमा सकें? और रोजी कितनी को कमा सकें? आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त मिडिल क्लास जो है उसके अंदर सेग्रीगेशंस हैं। मिसाल के तौर पे जब से पाकिस्तान में कॉर्पोरेशंस ने काम शुरू किया, मल्टीनेशनल्स ने, जिसमें कुछ लोग आप में से भी जाएंगे, तो मल्टीनेशनल्स ने जब इस मुल्क में काम शुरू किया तो उन्होंने मिडिल क्लास की सबसे हायर फॉर्म बना दी, जिसको हम कहेंगे हाईएस्ट मिडिल क्लास। वो लोग जो हैं वो इस मुल्क में बैठे हुए हैं और इस मुल्क में वो काम कर रहे हैं, इस मुल्क में तनख्वाह ले रहे हैं। आपको पता है उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 1 करोड़ भी होती है पर मंथ, 50 लाख भी होती है, 75 लाख भी होती है। ये आपकी वो मिडिल क्लास है जो कि हम इसको हाईएस्ट मिडिल क्लास कहेंगे। ये सैलरीड क्लास है, वेज लेबर ये भी करती है, लेकिन इसके जो फ्रूट्स हैं जो उनको मिलते हैं वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम हायर मिडिल क्लास कहेंगे, फिर हम हायर मिडिल क्लास कहेंगे, फिर हम मिडिल क्लास कहेंगे, फिर हम लोअर मिडिल क्लास कहेंगे, फिर हम लोअर मिडिल क्लास कहेंगे, और फिर हम लोएस्ट मिडिल क्लास कहेंगे। और ये आपको अपने अंदर सारे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप उनके साथ चलेंगे ना, अगले आने वाली तारीख में जो चीजें होने वाली है, तो आपको पता लगेगा कि आप सब ही वो तमाम जगह जो मैंने बताई हैं वो पूर कर रहे होंगे। आप में से ही कोई लोएस्ट मिडिल क्लास में होगा, कोई हाईएस्ट मिडिल क्लास में होगा, लेकिन किस्मत के बलबूते पे, कुछ ताल्लुकात की बुनियाद पे, कुछ आपकी सलाहियत की बुनियाद पे आप ऐसे प्लेस किए जाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि जो क्लास सिस्टम है ये खुदा की तरफ से है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर तमाम नबी और तमाम मुस्लिम, इवन जो यहाँ पे हमारे खित्ते में हुए, इवन वो लोग जिनको हम कहते हैं कि वो हमारा मजहब
नहीं है, लेकिन उनके पास भी बड़े बड़े इस्लाह करने वाले लोग आए, राम आए, गौतम बुद्ध आए, वगैरह वगैरह। ये सब लोग जो थे, इन सब लोगों ने हमेशा अच्छाई बेहतरी करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या कहा? पहली दफा दुनिया में ये डॉक्यूमेंट हो गया, आखिरी खुतबे में उन्होंने क्या बोला? आज से तमाम इंसान, ऊंची आवाज में बोले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने क्या कहा? आज से तमाम इंसान। आपके ख्याल में वो कौन सी बराबरी की बात कर रहे थे? अब हम बराबरी पे आते हैं कि क्लास सिस्टम से, ऑफ कोर्स हम एक सोशल साइंस की बात करें तो हम पॉलिटिक्स की बात करें, हम इकोनॉमी की बात करें तो हम इस तरफ तो आएंगे ही। हमने ये मुतय्यन कर लिया कि क्लास सिस्टम दुनिया में है, और इसका मतलब ये है कि बराबरी तो नहीं है। है बराबरी क्लास सिस्टम के अंदर? तो अगर बराबरी नहीं है तो वो कौन सी बराबरी थी इसके बारे में वो बात कर रहे थे, और कौन सी बराबरी है जो हमें आज तक दी गई है? बेहतरीन निजाम जो इस दुनिया में सो कॉल्ड जो कायम हुए हैं, उन्होंने में किस किस्म की बराबरी दी है? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि किसी कॉरपोरेशन का जो मालिक होता है वो और उस कॉरपोरेशन के दरवाजे पे खड़ा दरबान, वो बराबर हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं वो? क्या बराबर हुए हैं आज तक? साफ पता लगता है। लेकिन आपको पता है ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे नहीं नहीं बराबर है, कानून की नजर में बराबर है। ये कहेंगे राइट्स सबके पास बराबर हैं, इक्वल राइट्स हैं। और इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, इससे बड़ा तारीख का झूठ कोई नहीं है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने हमें दिया है। हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये कहती है कि हमने लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दी है और हमने इक्वल राइट्स दिए हैं लोगों को। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं इनसे कि जो हम इक्वल राइट्स की जो बात करते हैं, ये राइट्स अगर इक्वल हैं और हम लॉ की नजर में बराबर हैं, तो वकील जो है वो इतने ज्यादा पैसे लेने वाला भी है और इतने कम पैसे लेने वाला भी है। अदालतों में इंसाफ मिल सकता है बराबरी की बुनियाद पे? अगर एक आदमी 1 करोड़ रुपए का वकील करे और एक आदमी जो है वो 10,000 रुपया ना दे सके, हो सकता है ऐसे? तो इसका मतलब है कि ये भी झूठ है। कभी हो ही नहीं सकता कि अदालतों में आपको इंसाफ मिल सके, जबकि अदालतों का निजाम जो है वो वकालत पे बेस कर, वकील जो है उनकी अपनी अपनी क्लास हो। तो इससे साफ पता लगता है कि ये तो है नहीं। इक्वल राइट्स की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक सरमायादार का बच्चा जिसके पास बहुत बड़ा कारोबार हो और एक मेहनतकश का बच्चा अगर बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ लें किसी दुनिया की, इकट्ठे एक ही क्लास में बैठ के, एक ही बेंच में बैठ के वो पढ़ लें और एक ही डिग्री ले लें, तो जब वो जिंदगी की दौड़ में जाएंगे तो क्या बराबर होंगे? होंगे? तो ये भी झूठ है। इसका मतलब है कि एजुकेशन भी बराबरी नहीं दिला सकती आपको, एजुकेशन भी आपके लिए ये नहीं कर सकती। और फिर एजुकेशन तो सिलेक्टिव होती है। हर मुल्क के अंदर एक पिरामिड बनाया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात सुनी है मेरी। ये थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहता हूँ, फिर हम गाने गाएंगे जो आपने सुनने हैं, हम गाने भी करेंगे, लेकिन ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पिरामिड बनता है ऐसे ऐसे। आपके यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो प्रोफेसर आपको बताते भी होंगे कि ये जी एक सोशल साइंसेस के अंदर किसी भी साइंस को ले लें, उसके अंदर हमेशा इंसानी मुआशरे को इस तरह तकसीम किया जाता है, इंसानों को आपस में उनकी सेग्रीगेशन की जाती है। वो जब पिरामिड होता है ना इस तरह, वो एक निजाम का पिरामिड है और उसमें ये साफ बताया जाता है कि इस पिरामिड में नीचे के जो 60%, 50%, 60% लोग होंगे, जो ये सबसे नीचे की जो बेस है, ये लोग वो होंगे जो वर्किंग क्लास होगी, जो कि इस मुल्क का असल काम कर रहे होंगे। इसमें मजदूर हैं, इसमें किसान हैं, ये वो लोग होंगे 60%। उसके बाद उनके ऊपर जैसे जैसे वो पिरामिड इस तरह जाएगा, फ्रॉम टॉप टिल बॉटम
सबसे ऊपर सबसे कम लोग होंगे और कंट्रोल सारा उनके पास होगा और वो सबसे कम लोग होंगे। और आप नीचे आते जाएंगे, मिडिल क्लास आएगी, वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होंगी, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे होंगे सरमायादारों और जागीरदारों के लिए या कबायली सरदारों के लिए, जिस तरह का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम आपके किसी भी मुल्क में। और आखिरकार 60% जो है वो वर्किंग क्लास होगी। तो देखिए, जब एक निज़ाम ही ऐसे बनाया जाए, अगर आपने बनाया ही ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर आपने ये मुतय्यन कर दिया है कि कुछ लोग 60% जो है वो वर्किंग क्लास होगी, और वर्किंग क्लास की वेज जो है ना, वेज जो तनख्वाह होती है, तनख्वाह वो मुतय्यन करती है स्टेट। आपको पता ही होगा, मिनिमम वेज सुना आपने? मिनिमम वेज आपने सुना है ना? मिनिमम वेज होती है। आपको पता है मिनिमम वेज असल में क्या होती है? मिनिमम वेज असल में ये होता है कि ये उतनी तनख्वाह जिसपे एक इंसान अपनी जिंदगी और अपने फैमिली की जिंदगी कम से कम गुजार सके, जिंदा रह सके, खा पी सके, कुछ कपड़े पहन सके और शायद छोटी सी जगह पे रह भी सके। इतनी तनख्वाह कितनी चाहिए होगी? वो सोचते हैं, फिर इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, वो सोचते हैं कि यार कितनी तनख्वाह होनी चाहिए जिसपे एक गरीब तरीन आदमी कम से कम रह ले। तो फिर पाकिस्तान में आपको पता क्या है मिनिमम वेज? छह नहीं, ज्यादा होगा, 8,000 रुपया है मिनिमम वेज। आप रह लेंगे 8,000 रुपए में? पाकिस्तान में 70% लोग इस तरह रह रहे हैं। क्या हुआ? इमेजिन करें आप, ये है हमारी इकोनॉमी। अब हम वोट पे आते हैं। मैं थोड़ी सी इकोनॉमी को थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं यहाँ पता क्यों आया हूँ, स्पेशली मैं अपने रीजंस की वजह से आया हूँ। मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके इस दुनिया को चेंज करने के हवाले से कुछ कैटलिस्ट चाहिए। क्या मिलेंगे मुझे आप में से? रियल चेंज एजेंट चाहिए, रियल चेंज एजेंट जो वोट लेने के लिए नहीं निकलेंगे, वो इस निजाम को बदलने के लिए निकलेंगे, इस बातिल निजाम को। मुझे बताइए, कुछ लोग मिल जाएंगे आप में से मुझे? आप सब लोग जो इस वक्त हाँ कह रहे हैं और अपना हाथ उठा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा तादाद खवातीन की है। मैं तो बड़ा खुश हूं। कार्ल मार्क्स ने जो कि 19वीं सदी नहीं, सॉरी 20वीं सदी नहीं देख सका, 19वीं सदी के अवाखिर में वो फौत हो गया। उसने एक बात की थी एक दफा। उसने कहा था किसी मुल्क के अंदर अगर कोई ह्यूमन इंडिकेटर ऐसा है जो कि बता सकता है कि ये मुल्क कितनी प्रोग्रेस कर सकता है आने वाले दिनों में, तो वो इंडिकेटर उस मुल्क की औरत है। उस औरत की समाजी और मुआशी हालत बताएगी। उस औरत के पास राइट्स कितने हैं उस मुआशरे में, वो बताएंगे कि ये मुआशरा आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो क्या इस निजाम के अंदर आपको लगता है, आप तो खवातीन है सारी ना इधर बैठी हुई, आपको लगता है ये ऐसे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? कहते हैं लाइफ स्ट्राइक्स द वीक, लाइफ स्ट्राइक्स द वीक एंड हु इज वीकर देन अ चाइल्ड। बच्चे से ज्यादा तो वीक कोई नहीं होता ना। लेकिन आपको पता है जिन जिन मुआशरों में तहजीब उस मकाम पे नहीं गई अभी, जहां पे कम से कम औरतों को उनके राइट्स मिल सकते हैं, तो वहां पे औरतें भी वीक एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बन जाता है और माइनॉरिटीज भी बन जाती हैं। इस मुल्क के अंदर दो माइनॉरिटीज हैं इस वक्त, एक शिया है और एक क्रिश्चियंस है। पता ही है ना आप लोग, तो आप देख लीजिए, रोज आप खबरें पढ़ रहे हैं। तो माइनॉरिटीज, औरतें और बच्चे, मैं आपको बताऊं ये इंडिकेटर्स हैं, आपके सोशल इंडिकेटर्स हैं। ये आपको बताएंगे, ह्यूमन इंडिकेटर्स नहीं बताएंगे
आपके मुल्क में प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस निजाम में रह के प्रोग्रेस नहीं होगी, आप लोगों को नहीं कुछ मिलेगा। तो इसलिए हम चेंज करना चाहते हैं ये निजाम, हम नहीं रहना चाहते इसमें, हमने ये निजाम चेंज करना है। और कार्ल मार्क्स की एक और मैं कोटेशन बोलना चाहूंगा यहाँ। उसने एक दफा कहा था वोट के बारे में और इलेक्शंस के बारे में और वोटिंग का जो सिस्टम होता है उसके बारे में उसने कहा था, उसी वक्त जब मैंने बताया कि 19वीं सदी के आखिरी दहाइयों में, उसने कहा कि द ओप्रेस्ड आर अलाउड वंस एवरी फ्यू ईयर्स। मैंने जिस तरह कहा था ना कि खवातीन जो है वो मुझे बड़ी कॉन्शियस लग रही है पॉलिटिकली, तो मुझे इसका उल्ट कहना पड़ेगा लड़कों के लिए। ये तो कोई बात नहीं थी शोर मचाने वाली यार। अच्छा पता है करते हैं, हम पहले शोर मचाते हैं। बहुत मुश्किल है, करवा दें यार, करवाते हैं हम इधर से और मचाना है। और मचाना है। कार्ल मार्क्स ने कहा था इलेक्शंस के बारे में, बड़ी जरूरी बात है, इलेक्शन होने वाले हैं अभी मई में होने वाले हैं। उसने कहा था द ऑप्रेस्ड आर अलाउड वंस एवरी फ्यू इयर्स टू डिसाइड विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑप्रेसिंग क्लास would represent and oppress them, repress them। मतलब ये है कि हमें तमाम जो मजबूर लोग हैं उनको हर 5 साल बाद या कुछ साल बाद ये मौका दिया जाता है वो कुछ उन लोगों को रूलिंग क्लास में से मुंतखब करें जो कि आइंदा उन पे जबर कर सकें 5 साल के लिए। कैसे ही नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं जो चेंज की बात हो रही है ना, चेंज 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 इकोनॉमिक सिस्टम का होता है, चेंज पॉलिटिकल सिस्टम का नहीं होता। आपके घरों में अगर आपके वालिद साहब आपका घर चलाते हैं, वो हुक्म देते हैं, वो फैसले करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो ब्रेड अर्नर हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल है इकोनॉमी का। आपके घर के अंदर आपकी, अल्लाह माफ करे, कई लोग होते हैं जिनके बाप नहीं रहते, तो उनकी माएँ जो होती हैं फिर उनके पास कंट्रोल होता है, और उनसे ज्यादा पावरफुल माएँ कोई नहीं होती। जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनको मालूम है। तो जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल देती है, वो पावर देती है। वो लोग जो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं उन्हीं के पास असल पावर होती है। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि दुनिया में जो निज़ाम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जब तक ये चंद हाथों में रहेगा वही मुतय्यन करेंगे इस मुल्क में वेज लेबर कितनी होगी, मिनिमम वेज क्या होगी, वही मुतय्यन करेंगे इस मुल्क के अंदर औरतों को राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जिस जिस तरीके से उनको समझ आएगा वो करेंगे। जब तक अवाम की पार्टिसिपेशन नहीं होगी ये होता रहेगा। लेकिन हमने निज़ाम बदलने की बात करनी है। हम अब और नहीं चल सकते निज़ाम के अंदर, हमें निज़ाम बदलना पड़ेगा। और ये कौन सा निज़ाम है मुझे कोई बताएगा जिसको दुनिया में इस वक्त जो हम पे मुसल्लत किया गया है निज़ाम? क्या मैंने हमसे कहा था ना, सदर्न पंजाब जो है वो बड़ा जबरदस्त है, पॉलिटिकली बड़ा कॉन्शियस, सोशली कॉन्शियस लोग हैं। मुझे एक कोई लड़की या लड़का खड़ा होकर बताया कि वो कौन सा निज़ाम है जिसके अंदर हम इस अहद में, इस दौर में रह रहे हैं। कैपिटलिज्म, इस पे हमारा कंसेंसस है। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम पॉलिटिकल निज़ाम चेंज कर देना कहीं का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे आपके घर में 10,000 रुपया आता है, बड़े गौर से ये बात सुने, आपका घर है, आपके पास 10,000 रुपया होता है, टोटल 10,000 रुपया है, और आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है जी, आप सुन रहे हैं, 10 लोग हैं, 10,000 रुपया है। आपके वालिद साहब घर चलाते हैं, घर में सब लोग कहते हैं यार
डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम सबको राइट्स मिलने चाहिए। वो कहते हैं बिल्कुल मिलने चाहिए। तो हमें राइट में भी मिलना चाहिए कि घर को चलाएगा कौन। वो कहते हैं जी ठीक है, ये भी आपको राइट्स दे दिए। तो इसका मतलब है कि आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम टू गवर्न द इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया। ये सिर्फ इतना किया आपने। अब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम तरीके से आप क्या करते हैं, आप मिलकर फैसला करते हैं कि जी हमने अपनी माँ को कहना है ये घर चलाएं। आपके पास फिर 10,000 रुपया है, माँ कुछ डिफरेंट कर लेगी? असल बात यह कि इकोनॉमी सब चीजों की माँ होती है। इकोनॉमी ही मुतय्यन करती है, जितनी आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है मुल्क की, वही डिटरमिन करती है कि इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये फरसूदा हो गया है। ये कुछ नहीं दे सकता इस मुल्क को, क्योंकि इसने कभी इंडिया में भी आज तक नहीं दिया कुछ। इंडिया में ये सिस्टम है, बड़े अरसे से है। इंडिया में आप जाएंगे तो आपको सिर्फ एक चीज नजर आएगी, हर तरफ नजर आएगी, जहां आप देखेंगे आपको नजर आएगी। क्या चीज है वो? इंडिया में सिर्फ 45 करोड़ मिडिल क्लास है और इंडिया की आबादी 1 अरब 25 करोड़ है। आपको पता है कितने लोग बचते हैं? 80 करोड़। 80 करोड़ लोग गरीब हैं इंडिया में। डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, अदालतें भी काम कर रही हैं, कहने को अदालतें आजाद भी हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जामिन है हर इंसान को हर चीज देने का? तो फिर पाकिस्तान में कैसे होगा? देखें, ये जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं, ये आखिरकार सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से लेने के लिए दोबारा उतरेंगे मैदान में। इन्होंने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शंस जीतने हैं और आखिरकार वही कुछ करना है। तो मैं इससे ज्यादा मेरा ख्याल है बात नहीं करना चाहता। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी मल्टीनेशनल्स के हाथ में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 60% जो है वो मल्टीनेशनल जनरेट करते हैं। मल्टीनेशनल्स हमारी कंपनीज नहीं है, मल्टीनेशनल्स बाहर के मुल्कों की कंपनीज हैं। जो इकोनॉमी हमने पहले फैसला कर लिया था, हमने मुतय्यन कर लिया था कि जिसके पास इकोनॉमी होती है वही कंट्रोल करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? हमारे मुल्क को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे मुल्क को IMF, वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल्स कंट्रोल कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी उनकी है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, हमने दुनिया को चेंज करना है तो हमें ये निज़ाम चेंज करना पड़ेगा। और इस निज़ाम को अगर चेंज करना है तो वो आप लोग करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताने नहीं आया, मैं आप लोगों से कुछ सीखने भी आया हूँ। मुझे आप बताइए, हम 3 सवाल में सिर्फ करूँगा, सिर्फ 3 सवाल मुझे से जवाब चाहिए, उसके बाद हम कोई म्यूजिक करते हैं मिलकर। क्या ये निज़ाम जिसमें हम रह रहे हैं, ये तमाम इंसानों की ज़रूरियात ज़िंदगी और उनकी हायर नीड्स, जिसमें एजुकेशन आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, एम्प्लॉयमेंट बड़ी अच्छी आती है, क्या ये उनका जामिन है? कंसेंसस से बताएं, क्या जामिन है ये? क्या पाकिस्तान में, दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान में जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि एक्चुअली इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर एक पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसकी अपनी कोई वक़्त नहीं होती, जिसे हमने कहा वो सिर्फ मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता है, असल में तो इकोनॉमी होती है जो चला रही होती है हर चीज को। तो क्या ये वाला निज़ाम जो पॉलिटिकल सिस्टम हमें दिया गया है, हमने विरसे में मिला है, क्या ये निज़ाम जो है ये इस मुल्क के लोगों की उमंगें, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सका है आज तक? मैं तो दोबारा पूछूंगा, क्या ये हम लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर सकेगा? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आपसे बात की है और जो सवाल आखिर में हमने कंक्लूड किया है वो ये है कि आप बहुत आला लोग हैं सारे, अपनी ख्याल करें। अब तीसरा सवाल है, वो मेरे मतलब का है, अगर ये निज़ाम, इकोनॉमिक निज़ाम और ये जो पॉलिटिकल निज़ाम है, ये दोनों हमारे बेसिक नीड्स के ज़ामिन नहीं है, हमारी हायर सोशल नीड्स के ज़ामिन नहीं है, तो क्या इनको बदल देना चाहिए या नहीं? तो क्या आप लोग इसको
को बदलने के लिए कुछ करेंगे या नहीं, या इंतजार करेंगे कि कोई और आएगा? पाकिस्तान किस तरफ, किस सिमत आगे बढ़ेगा और ये दुनिया किस सिमत आगे बढ़ेगी? तो इसलिए अगर आप लोग ये काम करेंगे तो बिलीव करें अपनी किस्मत आप खुद बदल देंगे। ये खवातीन अपनी किस्मत खुद बदलेंगी और हम बेचारे मर्दों की भी साथ बदलेंगे। लेकिन जो मेरे ऊपर मेरे जेंडर के साथी मौजूद हैं, आप में से कौन कौन हमारे साथ आएगा? तो हम आपको यहाँ मेंबरशिप के लिए बहुत सी चीजें हम लेके आए हैं, कुछ हमने बातचीत भी और करनी है। लोग मेरे साथ आए हैं, बहुत से मेरे रफीक हैं, मेरे दोस्त हैं, वो आपके साथ बात भी करेंगे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमें कोई म्यूजिक के ऊपर कुछ करना चाहिए। नहीं, पहले मैं वो चलाऊंगा, अब बात होती रही। हमने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जो वर्क फोर्स है, एक्चुअली किसी मुल्क की दौलत यही पैदा कर रहे होते हैं। हर किस्म की दौलत, चाहे वो ज़मीन में उगाई जाए, चाहे वो ज़मीन से निकाली जाए, चाहे वो फैक्ट्रीज में बनाई जाए। मजदूर और किसान जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमी जनरेट करते हैं। तो मजदूर और किसान की बहुत सारी किस्में होती हैं। आप भी एक्चुअली जब निकलेंगे मार्केट इकोनॉमी के अंदर अपनी डिग्रीज लेके, तो आप लोग भी, आपकी डिग्री सिर्फ ये बताएगी कि मुझे कितने की जॉब कहाँ मिल सकती है। सरमायादार निज़ाम में मशीनों के पुर्जे जो होते हैं वो इंसान वही बन जाते हैं साथ जाके। आपको तनख्वाह इस काम की मिलेगी, आप भी बताएंगे कि देखिए मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इस चीज़ की सलाहियत है। तो आपको बताया जाएगा कि मेरे पास एक मशीन है जिस पे आप काम कर सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है मैं उस पर काम करता हूँ। कुछ अर्से के बाद आपको कहेगा जी रिसेशन हो गई है, मैं मशीन बंद कर रहा हूँ, तो काइंडली अब आप कहीं और जाएं। तो आप अपनी डिग्री उठा के कहीं और जाएंगे, कहेंगे जी देखिए मैं इस मशीन पे ये काम कर सकता हूँ। ये सरमायादाराना निज़ाम है, मशीन आपकी नहीं है, सिर्फ हाथ आपके हैं। तो आप लोग खुद क्यों नहीं मशीन बन जाते, खुद क्यों नहीं मशीन चलाते मिलके? तो ये जो गाना जो मैं अब गा रहा हूँ, ये मेहनत कशों के लिए है। और आप सभी मेहनत कशे याद रखें, वेज लेबर जिस तरह की भी होती है, जितनी मर्जी तनख्वाह आप लेते हो, आप आखिरकार वेज लेबर हैं, आप आखिरकार तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। और आप आखिरकार उस मशीन के ऊपर अलाय करके बैठे हुए हैं, जो कि अगर चलती रहेगी तो आपकी जिंदगी भी चलती रहेगी। मशीन रुक गई तो आप भी रुक जाएंगे। और ये दुनिया में हो रहा है इस वक्त। ऊंची आवाज में हम सब पढ़ेंगे। ये मैं लाइव नहीं गा रहा क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, हम वैसे लिपसिंग करेंगे। हाथ ऊपर जाएंगे। अगर कोई इनकलाबी है यहाँ पे तो ऐसा करेगा।
जंजीर धरती तोड़ के इज्जत से जिएंगे हम। अब